हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे फिलॉसफी स्टडी चैनल में। मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी एक ऑडियो के माध्यम से जानोगे कि पर्स के अर्थ सिद्धांत की कुछ विशेषताएं और कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियां के बारे में जानोगे। तो एक ऑडियो के माध्यम से आप सभी जानोगे दोस्तों, क्योंकि समय काफ़ी कम है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुकी है, यानी 28 तारीख से शायद एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक ऑडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है BA सेमेस्टर 6 वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी का यानी समकालीन पाश्चात्य दर्शन यानी कोर पेपर 13 का यानी 13। तो दोस्तों समय बहुत कम है, इसी वजह से मैं ऑडियो देना चाहूँगा और जल्द से जल्द कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी को कंप्लीट करने का कोशिश भी करूँगा ऑडियो के माध्यम से। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलते रहे, ठीक है। और पर्स का जो है, पर्स के अर्थ सिद्धांत जो है संक्रियात्मक अर्थ सिद्धांत, द ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग, इसका वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ। तो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्स के अर्थ सिद्धांत की कुछ विशेषताएँ जो है, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि पर्स के अर्थ सिद्धांत की व्याख्या से यह भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि अर्थ निरूपण के लिए कुछ वास्तविक प्रयोग करना पड़ता है। कड़े के अर्थ को जानने के लिए कड़ी चीज को खरोचना पड़ेगा। पर्स का यह तात्पर्य नहीं, जब वे क्रिया यानी ऑपरेशन पर जोर देते हैं तो उनका यह तात्पर्य नहीं कि हर अर्थ निरूपण के लिए व्यक्ति को वस्तुतः कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। विशेष प्रयोग में किसी एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति में किसी विशिष्ट संस्थिति यानी कलेक्शन पर कुछ करना पड़ता है। पर्स ऐसा नहीं कहते, यहाँ कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं होता, प्रयोग के संबंध में विचार सिर्फ होता है। एंड सेकेंड जो विशेषताएं हैं वो हैं, इसी कारण पर्स कहते हैं कि अर्थ निश्चित प्रयोग से उत्पन्न नहीं होता, प्रयोगात्मक स्थिति यानी एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन से उत्पन्न होता है। इससे उनका तात्पर्य यह है कि अर्थ जानने के लिए व्यक्ति को वस्तुतः कुछ करके नहीं देखना पड़ता, बल्कि सोचना पड़ता है कि ऐसे स्थिति में कोई यदि एक प्रकार की क्रिया करे तो उसका क्या फल होगा। यदि कोई स्थिति में लोहे को खरोचें तो उसका क्या क्रिया मतलब होगा, उस परिस्थिति में उसे खरोचे तो क्या फल होगा। अतः यह एक प्रयोग नहीं है, प्रयोगात्मक स्थिति का विचार है सिर्फ। एंड पर्स का जो थर्ड विशेषता है वो है कि इस स्थल पर एक और तथ्य स्पष्ट हो सकता है यानी होता है। सामान्यतः ऐसा सोचा जाता है कि किसी शब्द या अवधारणा का अर्थ उसके व्यवहार या व्यक्ति के पहले तय होता है। इसी कारण अर्थ में एक प्रकार की निश्चितता मिलती हुई होती है। पर्स के अनुसार भूत की अज्ञानात्मक उपलब्धियों का हाथ अर्थ निरूपण में जो भी हो, अर्थ निरूपण प्रक्रिया का संबंध भविष्य से ही या से भी है। किसी भाव से जनित क्रियाफल भविष्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट विशेषता है वो जानते हैं। इससे पर्स के विचार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश पड़ता है। पर्स के ऊपर उद्धृत पंक्तियों को जेम्स ने उपयोगितावाद का जनक माना है। उसी आधार पर जेम्स ने उपयोगिता यानी यूटिलिटी को अर्थ एवं सत्य का आधार बना दिया। किंतु अब यह स्पष्ट हो गया कि पर्स का यह अभिप्राय नहीं था। पर्स अपने अर्थ सिद्धांत में उपयोगिता की बात नहीं करते, उनके लिए क्रियाओं की व्यवहारिकता के। और नेक्स्ट विशेषता है, इस विवेचना से अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों पर्स बार बार कहते हैं कि जिसका अर्थ निरूपण होता है वे चिन्ह है। वे चिन्ह इस कारण है क्योंकि वे अपने में कोई बोध नहीं देते। जब हम किसी शब्द का व्यवहार किसी भाव या अवधारणा के लिए करते हैं तो हम समझते हैं कि उस शब्द का अर्थ वह अवधारणा है, किंतु वस्तुतः दोनों चिन्हों की है, एक शाब्दिक चिन्ह तथा दूसरा अवधारणात्मक
वे चिन्ह मात्र इसलिए है कि वे स्वयं अपना अर्थ बोध देने में असमर्थ है। क्रिया विचार से उनका अर्थ स्पष्ट होता है और वे अब उस अर्थ को सूचित करते हैं जिसका बोध स्पष्ट हो गया है। इसी कारण पर्स कहते हैं कि हम चिन्हों का अर्थ ढूंढते हैं। यह ठीक है कि चिन्हों के अंतर्गत वे अवधारणा, भाव, विश्वास आदि सब को रख लेते हैं। उनके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उनके अर्थ में वे सभी चिन्ह ही हैं। अब आते हैं इनके द्वारा जो पर्स के द्वारा कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियां जो बताए गए थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक्चुअल में इसके बारे में जो अर्थ का सिद्धांत है वो अर्थ के ऊपर टोटली बेस्ड है। सत्य रहे या ना रहे, अगर अर्थ पूर्ण शब्द है तो वो सही है। इसमें अर्थ के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। और बता इसके बारे में, पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में पर्स के अर्थ सिद्धांत का बड़ा महत्व है। वह केवल इस कारण नहीं कि यह उपयोगितावादी दर्शन का जनक है, बल्कि इसलिए भी कि बाद में विचारकों को इससे महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप अर्थ के सत्यापन सिद्धांत जैसे प्रभावशाली सिद्धांत का उद्भव हुआ। फिर भी इस सिद्धांत में निहित कुछ दोष हैं, जिसके कारण न केवल उपयोगितावादी विचारकों के बीच कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई, बल्कि उन्हीं दोषों की आलोचना ने अन्य सिद्धांतों के उत्पन्न होने का आधार भी बन गई। हम कुछ विशेष आलोचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो पहला आलोचना जो है वो पर्स के सिद्धांत की मूल अवधारणा यानी व्यवहारवादिता यानी प्रैक्टिकल बेरिंग अस्पष्ट ही रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्स ने जानबूझकर इसे अस्पष्ट छोड़ दिया क्योंकि इससे उनको लाभ था। एंड सेकंड इसका समीक्षात्मक जो है आलोचना, इस अर्थ सिद्धांत की दूसरी मूल अवधारणा क्रिया फल विचार यानी कि कॉन्सेप्चुअल इफेक्ट्स की अवधारणा है। प्रश्न यह है कि क्या किसी भाव पर विचार करने पर उसके सभी क्रियाफल स्पष्ट होते हैं तथा जो क्रियाफल दिखाई भी देते हैं वे स्पष्ट रूप से या में दिखाई देते हैं। इस कठिनाई का निदान पर्स यह सोचकर कर लेते हैं कि हर भाव का अर्थबोध हर व्यक्ति को अलग अलग होता है, किंतु उस अवस्था में तर्क यह स्वीकारना पड़ता है कि कोई दो व्यक्ति किसी एक विषय पर बात नहीं कर सकते। इस कठिनाई से बचने का जो संकेत पर्स ने किया उससे उपयुक्त तार्किक तथ्य से छुटकारा नहीं मिलता। यदि दो अर्थबोधों में कुछ समानता रहे तब भी उनकी भिन्नता के फलस्वरूप यह स्वीकारना पड़ता है कि दोनों वस्तुतः एक विषय पर बात नहीं कर सकते। मतलब दो व्यक्ति बैठे हुए रहते, दोनों एक विषय पर बात नहीं कर सकते। तीसरा, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह अर्थ निरूपण का ढंग देता है या था अर्थ पूर्णता का मानदंड। दोनों प्रकार की बातें का समावेश यहाँ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप यह किसी रूप से पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाता। एंड 4 जो इसका आलोचना है वो है पर्स के द्वारा दिए गए उदाहरणों के विश्लेषण से उस सिद्धांत में निहित एक दोष स्पष्ट हो जाता है। कड़े का उदाहरण देते हुए पर्स कहते हैं कि इस पर विचार करने से कुछ क्रियाफल विचार स्पष्ट होते हैं, जैसे खरोंचने से खरोंच नहीं आएगी। अब प्रश्न है कि पहले से कड़े के विषय में कोई जानकारी ना रहे, जैसे मान के चलिए सिर्फ हम लोग विचार करते हैं कि खरोंचने से, यदि कड़े को अगर खरोचेंगे
तो खरोच नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कड़ा या लोहा जो होता है वो कड़ा होता है, हार्ड होता है। और यदि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ था ही नहीं, मतलब रहेगा ही नहीं, पहले से हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो उसका विचार क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा विचार उत्पन्न कैसे होगा? पर्स स्पष्टतः कहते हैं तो नहीं है, नहीं होगा, यानी किंतु उनका एक उत्तर हो सकता है कि जिसकी पहले से कोई जानकारी ना हो उसका विचार उत्पन्न नहीं होगा, तथा यह भी कि यदि कोई सर्वथा नवीन भाव प्रस्तुत करता है, मतलब कुछ नया जो नवीन विचार को लाता है, तो उसके लिए जिसे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वह कोई अर्थ बोध नहीं दे सकता। किंतु इस उत्तर में भी एक तार्किक प्रश्न अनुचित रह जाता है, अनुत्तरित रह जाता है। पहली जानकारी कैसे होती है? क्या उनका अर्थबोध सिद्धांत उसकी व्याख्या नहीं कर सकता? तो वह अर्थबोध सिद्धांत कैसे है? इस आपत्ति के आधार पर अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि जिसे हम पर्स का अर्थ सिद्धांत कहते हैं वह कोई सिद्धांत नहीं, अर्थबोध निरूपण का अंश भी नहीं है। अर्थबोध स्पष्ट करने का एक अस्थेष्ट ढंग हो सकता है। तो ये थी दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।